मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख का चेक दिया और उसने चेक बाउंस कर गया, तो उसने आपका ऊपर एक चेक बाउंस का केस कर दिया, इट विल बी टर्म्ड एज क्वासी क्रिमिनल हो गया। सो अगर हम बात करें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सिविल होल्डर डॉक्टर मनीष दास, आप कितने स्पिरिचुअल हैं? एक्चुअली देखिए, मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैंने आपको बता ही रहा था, क्योंकि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कोई प्लान था नहीं। बहुत सारे आपने ब्रेसलेट पहने, बहुत सारे जेमस्टोन्स पहना। ऐसा क्यों? विद कंसल्टेशन के साथ ही पहनता हूँ। आई नेवर से एनीबॉडी टू ये अच्छा लगा, ये कलर अच्छा लग रहा है तो पहन लो। नो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड स्पिरिचुअली। मेन इज बिलीव देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट दैट डजंट मीन यू कैन गो एंड स्पीच एनीथिंग एनीवेयर। देयर राइट टू प्राइवेसी, बट राइट टू प्राइवेसी शुड आल्सो बी प्रिवेंटेड अंडर सर्टेन कंडीशन। आप नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर सकते हो। पहले क्या था इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग द अर्ली 90s एंड लेट 80s, 87, 85, 90s में दहेज का प्रथा बहुत जोरों शोरों से था। नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, पूरा इंडिया में ही, पैन इंडिया में था। तो इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट को बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया था। कई बार ऐसा लगता है ना कि जो लॉ है वो वुमेन्स के फेवर में है। यस, क्योंकि अगर कोई लड़की जाएगी तो उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी। एग्जैक्टली, ये सही है आपने। बिकॉज इंडिया इज ए जेंडर बायस्ड कंट्री। इंडिया इज नॉट ए जेंडर न्यूट्रल कंट्री लाइक जर्मनी, लाइक स्वीडन। इंडिया में क्या है, आपका एक माइंडसेट है, वुमेन कैन नेवर बी रॉन्ग। खरबूजा है आदमी, औरत है नाइफ। चक्कू में खरबूजा गिरे, खरबूजा में चक्कू गिरे, काटेगा खरबूजा। तो ऐसा नहीं कि आदमी केस कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑनर। मेरा अगर गलती नहीं है तो मैं दो बात क्यों सुनूं? मेरा अगर गलती नहीं है तो मैं किसी से चाटा क्यों खाऊं? ऐसा नहीं है कि मंदिर का घंटी हो कोई भी आके बजा के जाएगा, ढोल हो कोई भी आके ढोल बजा के जाएगा। 3 साल पहले उसके साथ कॉन्सेंसुअल फिजिकल इंटीमेसी हो गया। 3 साल के बाद उसको होश आया कि हाँ, अभी केस फाइल करना जरूरी है क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। तो 3 साल पहले जब तुमने 4 बार 5 बार होटल में गई, उसके साथ एक फिजिकल रिलेशन तुमने बनाया, तब उस टाइम में ये ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारा साथ कुछ मोलेस्टेशन हो रहा है। तो डिवोर्स के टाइम ऐसा हुआ है, वाइफ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है और हस्बैंड भी अपना गर्लफ्रेंड के साथ आया है। नमस्कार सर। नमस्ते, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो आप बेसिकली आसाम से बिलोंग करते हैं? जी, मैं ओरिजिनली गुवाहाटी से हूँ एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप डिब्रूगढ़ से हूँ। तो वहीं से मैंने लॉ की पढ़ाई की और 2017 में दिल्ली आया। तो वहाँ से मैं सुप्रीम कोर्ट के जर्नी मेरा शुरुआत हुई। इनिशियली मैं टेम्पोरी मेंबर था, फिर मैं परमानेंट बना, फिर मैं लाइफ मेंबर बना और बेस्ट एडवोकेट, और बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले। वैसे मैंने ये बुक देखी है तो इसके अंदर ना स्टेप बाय स्टेप बता रखा है जी, काफी अच्छी, मतलब मेरे को काफी सही लगी कि इसके अंदर आपने पॉइंट आउट कर रखा है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। एग्जैक्टली, है ना? कैन ए वुमन स्लैप इन मैन पब्लिकली इन इंडिया, तो आपने बता रखा है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यस, फिर उसके अंदर आपको क्या क्या स्टेप्स क्या क्या होंगे उसके अंदर, पुलिस के पास जाना है, क्या करना है, कब पुलिस के पास जाना है, वो सारी चीजें आपने कौन से सेक्शन के अंदर रहेगा। ऐसा ही केस मैंने डिब्रूगढ़ में भी किया है। एक आदमी के ऊपर एक औरत ने चाटा मार दिया था। शी स्लैप्ड हिम पब्लिकली। उसके बंदे ने उसके बाद केस मेरे पास आया, हमने केस कर दिया एंड दैट वुमेन हैव कम एंड गिवन एपोलॉजी पब्लिकली। तो ऐसा नहीं कि आदमी केस कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑनर। मेरा अगर गलती नहीं है तो मैं दो बात क्यों सुनूं? मेरा अगर गलती नहीं है तो मैं किसी से चाटा क्यों खाऊं? ऐसा नहीं है कि मंदिर का घंटी हो कोई भी आके बजा के जाएगा, ढोल हो कोई भी आके ढोल बजा के जाएगा। द थिंग इज दैट हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। हम आंख से आंख मिला सके, जब रात को सोने जाए शीशे में देखें अपने आप को, that we have done right, we have hadn't done anything wrong. मान लो कोई अल्कोहल का प्रिजम्पशन में आके कोई कर सकता है, that's a different chapter. Drink and drive not allowed. इंडिया में उसके लिए लॉ है, but you can drink and sit along in a car, but you are not allowed to drive. Similarly, लॉ सबके लिए सेम है। इवन नाउ
India is still, unfortunate to say, it's still a gender-wise country. It need to be more developed, like Germany. Many other countries I mentioned in my book, which are safest city in India for men. इंडिया में कौन सा शहर मर्दों के लिए सेफ है? कौन सा है वैसे? पढ़ोगे तो जानोगे. अगर सब मैं बता ही दूंगा तो मेरा किताब सिर्फ 999 की है. कोई खरीदेगा? आप खरीदो. I suggest you because this book it will be an eye opener for you all. ये मैंने पार्ट 1 लिखा है. आप सोचो कितना मैंने रिसर्च किया है कि एक बुक काफी नहीं है एक औरत को जानने के लिए. बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली और अपने आप को बचाने के लिए बिकॉज लाइफ में क्या है, हम सोचते कम है, करते ज्यादा है. अगर हम सोचना शुरू करें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब हमें बहुत चीज पता चल जाती है. बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई आदमी खराब होता है, कोई औरत खराब होता है. वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और सिचुएशन के हिसाब से हमें काम करना चाहिए. ये भी नहीं है कि किसी को ठगना चाहिए, क्योंकि बहुत कमाता है, बहुत चाहता है अपने वाइफ को टाइम दे, फैमिली को स्टार्ट करे, लाइफ में जिए. आदमी कमाता किस लिए? अपने फैमिली के लिए, नियर एंड डियर वंस के लिए. सो वाइफ ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड. आज के टाइम में नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, नो ऑफेंस, किसी के लिए मैं ऑफेंस नहीं बोल रहा हूँ. औरत सुंदर हो, लड़की सुंदर हो, अच्छे घराने से हो जाती है. मर्द को पूछा जाता है इनकम कितना है, गाड़ी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कोठी है क्या है. सो मैन हैव टू मैनेज मैनी थिंग. आज के टाइम में मैं बोल रहा हूँ, आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी रील्स देख रहे हो, लोगों के लिए प्यार है. मैं एक फोटो अपलोड करूंगा 100 लाइक आएगा. एक गॉर्जियस लड़की अपलोड करेगी 1000 से 10,000 लाइक आ जाएगी. व्हाई? बिकॉज इन इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू वुमेन. एक बंदा जिसको वो लड़की को जानता भी नहीं है, वो लाइक कमेंट देगा, भले वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे एक लाइक देकर छोड़ देगा, नहीं भी दे सकता है. सेकेंड, दे विल लाइक एंड कमेंट फॉर पपीज, डॉग्स, एनिमल्स. आजकल ये सब का वीडियोस बन रहा है. द पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द पेट्स. देखा जाए, एक तो हो गया वुमेन, दूसरा हो गया पेट्स, थर्ड होता है बेबीज. बेबीज का, छोटे बच्चों का कोई भी वीडियो डालो, कोई भी फोटोज डालो, हर कोई लाइक करेगा. एक मर्द का फोटो कितना लाइक आता है? Until you are becoming a big celebrity like Virat Kohli, Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan. If you are not a celebrity man, nobody is going to like you. If you are a good comedian like Kapil Sharma, you have to, every day you have to prove yourself with your talent, with your everything. But if you are a girl, you are blessed. I will say you are blessed with everything. A girl and a woman is always blessed. And I honor women. I love women as my mother, as my sister, as my would-be wife, as my future upcoming relatives. But the thing is that law should be for all. It should not be biased. The thing is that आजकल बहुत बायस हो रहे हैं. बहुत औरतों को अपने बच्चों को खोना पड़ा है, बहुत माँ बाप को अपने बच्चों को खोना पड़ा है, because getting married to a wrong woman and the life has become hell. हम लोग के जमाने में अभी डिवोर्स has become a everyday cup of coffee. ऐसा कोई वकील नहीं है जिसका पास डिवोर्स मैटर नहीं है. अगर वो सीरियसली कोर्ट नहीं जाता है, अगर वो सिर्फ मान लो रियल एस्टेट या कोई काम कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर. जो भी कोर्ट में जाता है, ट्रायल में जाता है, एवरी एडवोकेट इंक्लूडिंग मी, सबके पास एक डिवोर्स केस है. आज के जमाने में लेट इन 80s 90s डिवोर्स होना बहुत बड़ी बात था. अरे डिवोर्स हो गया, पता है डिवोर्स हो गया. द थिंग वाज दैट डिवोर्स होना पाप है. अरे डिवोर्स हो गया, इससे अभी कौन शादी करेगी? अरे ये तो डिवोर्स बन रहा है, इससे कौन शादी करेगा? आज के टाइम तो उल्टा है, इसका डिवोर्स हो गया, चलो अच्छे बात है. And even in a matrimonial site, if you go, the women or men who are divorced are getting quick marriages. I don't know what is happening to the society at large. तो थिंग ऐसा हो रहा है, दुनिया आज उल्टी गंगा बह रही है. We are from Indian culture. I love my Indian culture a lot because we have got the diversity. अब जम्मू से कन्याकुमारी जाओ, गुजरात से आसाम, नॉर्थ ईस्ट आओ,
यू हैव गॉट लॉट्स टू एक्सप्लोर. आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत मौका है. वी लव द कल्चर. That's the thing. यूपी जाता हूँ. I love UP food. I go to Punjab food. I love to Gujarati food, South Indian food. We have got such much diversity. And the thing is the respect and belief and appreciation to each other. We are blessed. We should not be like the USA. We should not be like the American culture, Chinese culture, Japanese culture, जहाँ हर 10-15 मिनट में एक डिवोर्स हो रहा है. आज के टाइम में you should follow what you like, but that doesn't mean you should not consider your. और मेन शादी का मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शादी इज ए गुड एग्जाम्पल आई हैव सीन, जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को आप बोलती है और हस्बैंड भी उसे तुम बोलते हैं. जहां अगर वाइफ ने हस्बैंड को तुम बोला और हस्बैंड ने उसको टू बोला तो झगड़ा तो होनी है. ए गुड मैरिज काउंसलिंग इज वेरी रिक्वायर्ड आफ्टर गेटिंग मैरिड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हस्बैंड वाइफ के सीन्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. सेकेंडली, you should make yourself protected from any beautiful girl who can be a gold digger, who can make your bank balance to a zero balance and run after court, leaving everything. Third, there are lots of gangs going on. जो आज scams going on. अभी होटल का मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अभी कपल एंट्री बंद कर दिया है लास्ट ईयर से, वरना उस होटल का नाम तो हर कोई बच्चा जानता है कि टाइम स्पेंड करना है तो उसी होटल में जानी है. और मेरे पास भी ऐसे बहुत केसेस आए थे. उस होटल में जाके उन्होंने फिजिकल रिलेशन इंटीमेसी किया, बाद में दे गॉट प्रेग्नेंट एंड आल्सो नाउ फाइलिंग केसेस. तो जब हुआ इनिशियली कॉन्सेंसुअल हुआ था तो उसमें कोई गवाह नहीं था और अभी बोला गया कि उसका साथ रेप हुआ है. 3 साल पहले उसके साथ कॉन्सेंसुअल फिजिकल इंटीमेसी हो गया. 3 साल के बाद उसको होश आया कि हाँ अभी केस फाइल करना जरूरी है क्योंकि मुझे अभी पैसा चाहिए. तो 3 साल पहले जब तुमने 4 बार 5 बार होटल में गई, उसके साथ एक फिजिकल रिलेशन तुमने बनाया, तब उस टाइम तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारा साथ कुछ मोलेस्टेशन हो रहा है. Why after 3 years? ऐसा भी नहीं कि तुम 3 साल कोमा में थी अभी जाग गई. तो ऐसे केसेस में जजमेंट किसके फेवर में आता है? मैन के फेवर में आता है? No. डिपेंड ऑन सिचुएशन. That depend on situation. और उसमें ऐसे भी मैंने देखे हैं जहाँ उस लड़की ने उस लड़के से 10 लाख 20 लाख रुपया लिया है ताकि एफआईआर को विथड्रॉ करे. तो दिस आर हैपनिंग ऑन डे टू डे बिजनेस. एंड ये बुक उन सब केसेस में हेल्प कर सकती है. दिस बुक इज ए आई ओपनर. ऐसा नहीं है कि मैं वुमेन के खिलाफ हूँ. आई विल बी राइटिंग ऑन वुमेन वेरी सुन, कि वुमेन के खिलाफ तो हो ही रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी कुछ मूवीज देखे हैं, राजस्थान हो, बहुत सारे जगह में ऐसे केसेस भी है कि वुमेन को बहुत ही ब्रूटली रेप भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है. एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह हो रही है. पैन इंडिया में हो रही है, विदेशों में हो रही है. बट क्राइम होना बड़ा चीज नहीं है. वी हैव टू बी इन ए क्राइम फ्री स्टेट. पॉजिटिव चीज सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है. द लाइफ हैज बिकमिंग ए थ्रेट फॉर अस, क्योंकि अगर हम आज कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो टुमारो विल बी वर्स टू वर्स इनफ. एंड दैट्स द रीजन आजकल काउंसिलर्स है मेडिएशन में, क्योंकि हम लोग का हिंदू मैरिज में मैरिज इज ए सैक्रामेंट है जिसमें डिवोर्स का कोई चैप्टर ही नहीं है. इसलिए आप हिंदू मैरिज में अगर आते हो, शादी करते हो, कोर्ट इजीली डिवोर्स देते नहीं. मेडिएशन कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, ताकि शादी का जो अटूट रिश्ता है वो बन के रहे हमेशा के लिए. जन जन्मांतों का रिश्ता बोलते हैं. मैरिज इज अ सैक्रामेंट इन हिंदू मैरिज एक्ट. तो इसीलिए हिंदूज में इजीली डिवोर्स होते नहीं है. और आजकल परिस्थिति ऐसा हो गया है, मैंने ही खुद डिवोर्स कराया था, तो डिवोर्स के टाइम ऐसा हुआ है, वाइफ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है और हस्बैंड भी अपना गर्लफ्रेंड के साथ आया है, और दोनों आके डिवोर्स के लिए खड़े हुए हैं. तो मैंने बोला है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आउटसाइड, नॉट रिक्वायर्ड, और अभी कोर्ट के अंदर जाएंगे, तुम दोनों आओ. तो मैं गया तो जज मुझे देख रहा है, फिर पीछे देख रहा है. तो मैं सोचा ऐसा क्या है पीछे, तो देख रहा हूँ हस्बैंड में हाथ पकड़े हुए हैं. मुझे बोला डिवोर्स करना है या घर जाना है? नहीं डिवोर्स करना है. तो हाथ छोड़ो, अलग हो जाओ, आगे आओ. तो ऐसा भी हुआ है. तो मैं बोला अगर तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए, इट्स फाइन विथ मी, डिवोर्स कैंसिल कर देता हूँ. अभी
नहीं डिवोर्स चाहिए, बॉयफ्रेंड खड़ा है, गर्लफ्रेंड खड़ी है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग. मेरे केस में हुआ है, दूसरे का तो बोलूंगा नहीं, मेरे केस में हुआ है. बट एज पर राइट ऑफ प्राइवेसी आई एम नॉट गोइंग टू disclose my client's name. It's my professional ethics, and the most important thing is ethics, I must say. Advocate, doctor, chartered accountant, these three are normally known as professionals. We are professional. I'm an advocate under Advocate Act. I'm a professional ethics I have to follow. ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में एक पेपर भी था, और उसके अलावा पेपर है इनफैक्ट हम लोग का जो लॉ में पेपर था हम लोग का प्रोफेशनल एथिक्स, उसके ऊपर भी मैं बुक लिख रहा हूँ. प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स? यू हैव टू डू व्हाट इज यू आर पेड फॉर. इफ आई पेड 1 रुपी, अगर मैं किसी से 1 रुपया लेता हूं, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, और मुझे उसको जिताने के लिए अपना जी जान लगाना है. कोई भी मुझे अगर 1 रुपया भी देता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं. एंड आई हैव टू गिव माई 100%, 1000%, 1,00,000% टू विन दैट मैटर विद प्रोफेशनल एथिक्स. दैट मीन्स कोई भी छलावा नहीं करना है, नॉट एनी इलीगल थिंग्स. आई हैव टू डू व्हाट इज द बेस्ट थिंग. बट बहुत जगह में देख रहा हूँ, बहुत एडवोकेट गेट कॉम्प्रोमाइज, डॉक्टर गेट कॉम्प्रोमाइज, बहुत CS गेट कॉम्प्रोमाइज. A few numbers. So professional ethics is required. हम भटक जाते हैं बहुत लोग, तो भटकने वाले लोगों को प्रोफेशनल एथिक्स का ज्ञान लेना चाहिए. कॉलेज में पढ़े हुए दिन अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स का बुक भूल गए हैं, आई एम राइटिंग ए न्यू बुक ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, यू शुड फॉलो. यू शुड बी लॉयल टू योर क्लाइंट. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. You have to be loyal to your client. You have to give your 100%. You have to say what is right and what is required to do. And we all come under Advocates Act. मैं एक advocate हूँ. I got license. I have to follow the Advocate Act. जो हम लोग Advocate Act में हमें professional ethics जो हमें follow करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ. Because आप LLB कर लोगे, आपका law का knowledge है, आप LLM कर लोगे, आप law में PhD कर लोगे, you will have a law knowledge. You are not an advocate. You will be a term as lawyer. Now that is the main difference. लोगों को पता नहीं है lawyer और advocate में difference क्या है. What is the main difference between lawyer and advocate? अगर आपसे कोई पूछ लेंगे तो आप भी थोड़ा confusion में आ जाओगे कि main difference क्या है. दोनों का पास law का डिग्री है, दोनों का पास law का knowledge है, दोनों का पास law का experience भी है, भले वो पढ़ाई का experience हो या काम जो भी suggestion देने का experience हो. Now the main difference is that lawyer is a person who have a knowledge of law. पहली बात, उसके पास लॉ का डिग्री हो सकता है, मास्टर डिग्री हो सकता है, PhD भी हो सकता है, वो कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है, ठीक है, गेस्ट लेक्चरर हो सकता है. बट द मेन डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर इज दैट एन एडवोकेट हैव टू गिव ए एग्जाम ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. BCI का एक एग्जाम होता है जो ऑल इंडिया बेसिस में साल में एक बार होता है. यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम. After that, you will get a certificate of Bar Council of India. Secondly, you have to enroll in any state bar council. जैसे मैं असम बार काउंसिल से हूँ, या कोई आप दिल्ली बार काउंसिल से हो, कोई हरियाणा बार काउंसिल से है, तो हर स्टेट में एक बार काउंसिल है, उसमें आपको मेंबर बनना है थ्रू योर बार एसोसिएशन. जिस बार एसोसिएशन में आप मेंबर बनोगे, उस बार एसोसिएशन से आपका नॉर्मली एक्सपीरियंस शुरू होता है. ओके. और जो रिन्यूअल आता है 5 साल के लिए दिया जाता है लाइसेंस, और 5 साल के बाद आपको फिर रिन्यू करना है अगले 5 साल के लिए. तो उसके लिए फिर से एग्जाम देना पड़ता है? नो, ऑन यू हैव टू पे द रिन्यूअल चार्जेस. रिन्यूअल फीस जो है वो आपको पे करना है. लॉयर केस जिसने जो LLB जिसने कर रखे वो लॉयर है, वो केस लड़ सकता है या उसके लिए एडवोकेट होना पड़ेगा? उसके लिए एडवोकेट होना पड़ेगा, एग्जाम देके वो सर्टिफिकेट लेना है, और उसके बाद उसके पास वो बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल, नॉट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल का मेन लाइसेंस चाहिए टू प्रैक्टिस इन ए कोर्ट. और वो 5 साल के बाद रिन्यू करना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है. बिकॉज 5 साल के बाद आदमी का माइंड चेंज भी हो सकता है. सोचेगा नहीं मुझे अभी गवर्नमेंट में जॉब मिल गया, मैं जॉब करूंगा, वकालती नहीं करूंगा. तो वो छोड़ भी सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है. और बहुत लोग ऐसे भी हैं, जैसे वो लोग जॉब कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने टाइम निकाल के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाके उन्होंने लॉ का एग्जाम दे के लॉ का डिग्री ले लिया. बट बिकॉज वो लोग एक पेरोल में थे, जॉब में थे,
तो साइमल्टेनियसली वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट या बहुत लोग वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस VRS लेके भी शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए हर जगह आपको 2 बार एसोसिएशन मिलता है, एक हो गया बार एसोसिएशन, एक होता है एडवोकेट एसोसिएशन। जैसे डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ बार एसोसिएशन है, दैट इज फॉर द फर्स्ट कम एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, और जैसे डिब्रूगढ़ एडवोकेट एसोसिएशन है तो वो फॉर द पर्सन हु हैव ऑलरेडी सर्व इन एनी कंपनी और सम अदर फॉर जॉब्स बिफोर, तो उस बेसिस से। So this is the main difference between advocate and lawyer. And the bottom line is same for all, that is professional ethics. After ethically you have to be correct, ethically you have to be right, and you have to do the right thing at right time at the right place. And the most important thing in the professional ethics is integrity. Integrity होना चाहिए। Integrity का मतलब है where you have to do the right thing when nobody is watching you, that is integrity. Integrity is main thing. अगर मैं बोल रहा हूँ ये साबी रेड लाइट है तो हम देखते हैं पुलिस है कि नहीं, अगर नहीं है तो गाड़ी निकाल देते हैं, that is not integrity. Integrity here you have to follow the rules. And the last I can say the attitude. What is attitude? अगर लोग पूछते हैं, attitude means how you look at things. मेरा ऑब्जर्वेशन अलग है, आपका ऑब्जर्वेशन अलग हो सकता है। एटीट्यूड मीन्स हाउ वी लुक एट थिंग्स, दैट इज एटीट्यूड। अगर हम राइट पर्सपेक्टिव के साथ, राइट अप्रोच के साथ हम लोग देखेंगे, या दिस इज द थिंग वी हैव टू डू, दिस इज एथिकली करेक्ट, दिस इज एथिकली रॉन्ग, सो वी हैव टू फॉलो द थिंग। एथिक्स इज एवरीथिंग, एज आई से प्रोफेशनल एथिक्स फॉर एज अ लॉयर एंड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एथिक्स। तो जैसे अभी आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, स्पिरिचुअल रिलीजियस केसेस की भी हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, है ना? बिल्कुल। कुछ ऐसे केसेस के बारे में हमें बताइए जो मतलब काफी चर्चा में भी रहे। कुछ केसेस जैसे हम जानते हैं, जैसे राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा वो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हैं, तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस आपने देखे हैं? देखिए, मैं जब 17-18 में ज्वाइन किया था सुप्रीम कोर्ट 17 में, और तब से 18-19 में वो हाइप था राम मंदिर का, एंड उस टाइम हम लोग के आसाम के ही चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई सर, उन्होंने ही जो लैंडमार्क जजमेंट दिया राम मंदिर का, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द राम मंदिर जजमेंट, एंड उनके साथ ऑनरेबल और भी DY चंद्रचूड़ सर और भी जजेस थे, and it was really one of the landmark judgment we can see in the history of the Supreme Court राम मंदिर के। उसके अलावा भी हम लोग के टेम्पल्स के और रिलीजियस बहुत केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, एंड इट आल्सो बिकम ए लैंडमार्क जजमेंट्स। कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचता है? देखिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्रिमिनल होगा तो सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाती है, अगर सिविल है तो डिस्ट्रिक्ट जज और या आपका मुंशी, एक हायरार्की फॉलो होती है। लेकिन ये जो रिलीजियस केसेस होते हैं, मेरा पूछने का पर्पस थोड़ा ये है कि ये केसेस थोड़े यूनिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जजमेंट होते हैं ना तो ये लोगों के स्ट्रेट अवे बोलते हैं ना कि मेरा धर्म मेरा अधिकार है, या फिर एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी होती है। देखिए, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, आई बिलीव इट बिकॉज मुझे विश्वास है, कर्मा है। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं पहनता नहीं, और ये भी नहीं कि पहनने से अगर कर्म नहीं करूंगा तो यहाँ तक पहुंचू। कर्मा एंड धर्मा बोथ आर कनेक्टेड। धर्म को भी मानो, कर्म भी करो। अगर आप सुबह उठ के सूर्य स्नान नहीं करते हो, सूर्य को प्रणाम नहीं करते हो, तो पहला दिन तो आप स्पिरिचुअलिटी से पीछे आ रहे हो। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। योगा इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पीपल लोग सूर्य प्रणाम करते हैं, डू द योगा फॉर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए? हमें एक बिलीव चाहिए। हमें बिलीव क्यों चाहिए? वी नीड होप। आज अच्छा हो, आने वाला कल अच्छा हो, तो ये क्या है? होप है। होप के लिए क्या चाहिए? बिलीव चाहिए। अपने आप पर बिलीव करना जरूरी है। मैं कर पाऊंगा, तभी वो सपने को, जो मेरा होप है, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। और उसके लिए माइंड एंड हेल्थ शुड सपोर्ट यू। और माइंड और हेल्थ को आपको स्पिरिचुअल रहना है, irrespective of any religion community. Spirituality is everywhere.
आज एथीस्ट भी सूर्य प्रणाम करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जो भी हो, पारसी हो, हर किसी ने आपका एक अलग अलग नाम से मेथोडोलॉजी है, अलग अलग नाम से अपने गॉड को याद करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। इट्स गुड, बट द थिंग इज जो आजकल एथीस्ट है, दे ऑल्सो प्रे वाटर, अर्थ, मदर, सन, तो वो भी तो कर रहे हैं। दे बिलीव देयर इज एन एनर्जी। Spirituality means we are giving salute to the energy that is within us. There are lots of energy within us. You have to feel that energy. वो एनर्जी को आप फील कैसे करोगे? थ्रू स्पिरिचुअलिटी। माइंड से आप फोकस करोगे, डेडिकेशन करोगे, अपने हार्ट बीट से आप फील करोगे। उसके अलावा आपका फिजिकली, अपनी मेंटली, यू हैव टू बी वेरी मच साउंड टू फॉलो दैट रिचुअल्स। हर रिचुअल्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, जो अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स अपॉन यू वेदर टू फॉलो और नॉट। द थिंग इज दैट यू शुड बी फोकस। आपको जो करना है डेडिकेशन के साथ करना है, फोकस के साथ करना है। लाइफ इज ए वन टाइम जर्नी। अगले जन्म में मैं क्या होऊंगा मुझे नहीं पता, पिछले जन्म में मैं क्या था मुझे नहीं पता। दिस इज द लाइफ, आई हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट। The best I can do is experiment with my life in the best positive way. Spirituality का मतलब पॉजिटिविटी है। You have to be very very positive. अच्छा, कुछ ऐसे केसेस के बारे में आप बताइए जो आपने जैसे रीड आउट किया, जिनके बारे में जो रिलीजियस केसेस जो सुप्रीम कोर्ट तक गए। आनंद तांडव डांस केस, आनंद तांडव डांस केस 1955 या के आसपास क्या हुआ था इसमें? इस केस का मेन था कि एक पोसेशन निकलने वाला था। ये जो आनंद तांडव का जो है डांस का, ये 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड 1965 से उनका प्रथा था एक प्रोसेशन निकालना है जो मोस्टली लोगों के बीच में से निकलना है इन द मार्केट। तो उसमें क्या था कि लोग जब निकलते थे, they used to come out with trident, they used to come out with mask, skulls, knives, तांडव करते हुए आते थे, डमरू बमरू लेके। बट इट इज नॉट हार्मफुल, बट थिंग इज दैट नाइफ्स लेके आते थे, सॉर्ड लेके आते थे, त्रिशूल लेके आते थे, स्कल्स लेके आते थे। तो उससे सरकार को यह लगा, जो प्रशासन है, जैसे जो वहाँ के जो प्रशासन थे, उनको लगा कि इससे ये हो सकता है कि लोगों में भय हो, रायट का सिचुएशन हो सकता है, या सिक्योरिटी इनबैलेंस हो सकती है। अदर कम्युनिटीज, अदर लोग जो इससे रिलेट नहीं करते, जानते नहीं है। अभी मान लीजिए एक प्रोसेशन निकल रहा है, उसमें अगर प्रॉपर सिक्योरिटी पुलिस अगर प्रोवाइड कर दे, प्रशासन प्रोवाइड कर दे, तब कोई प्रॉब्लम वाली बात थी ही नहीं। और इसमें क्या हुआ कि उसको रोका गया, नहीं करने दिया। फिर ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और ये केस आगे बढ़ता गया। और इसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम वाइज बहुत इसमें प्रॉब्लमेटिक हो गया। ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम में आपको चीजें बहुत सिंपल रखनी थी, पर ये आर्टिकल जो 25 है, राइट टू फ्रीडम, इसका अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज द मेन फैक्ट एट दैट मोमेंट। बट एज पर द गवर्नमेंट, आर्टिकल 25(1) एंड आर्टिकल 19(2), ये जो था फंडामेंटल राइट्स का, उसमें उन्होंने इसको जज किया। मेनली इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे, बट दे हैव गिवन एन अल्टरनेटिव प्रिकॉशनरी मेजर लिया, उसको स्टॉप किया गया। और उन्होंने ये देखा कि ये 65 से हुआ है, ऐसा नहीं कि 100 साल 200 साल पुराना रिचुअल है, जिसको नहीं करें तो पूजा संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये आप घर में करो, आपका मंदिर का प्रांगण में करो, स्टेज में करो, ऑडिटोरियम में करो, फील्ड में करो, लेकिन नॉट इन रोड्स, नॉट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो। एंड दैट इज द इशू। यहाँ पे ये हो रहा है कि आज के टाइम में अब ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, ये इसको रोका गया और इसको पब्लिकली जाने नहीं दिया। तो प्रशासन से ये गलत हुआ, मेरा मानना है, क्योंकि वो चाहते तो, प्रशासन चाहते तो उसका रूट बदल सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, टाइमिंग चेंज कर सकते थे। जब
पब्लिक उसमें टाइमिंग एक हो जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तीसरी चीज़ वो कर सकते थे कि वो जाए चाकू तलवार त्रिशूल ना लेके जाए, स्कल्स ना लेके जाए, डमरू ले जाए, कुछ दूसरा सामान ले जाए, या आपका जो त्रिशूल भी हो तो अगर थर्मोकोल से बना हुआ हो या जिससे कोई इंजरी ना कर सके, तो ये सब कर सकते थे। बट दे हैव डाइवर्टेड द थिंग टू सिंबलाइज द थिंग। जो सिंबॉलिक चीजें उसमें उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, और ये जजमेंट से लोगों में एक हुआ कि स्टेट का जो गवर्नमेंट है, स्टेट डजंट हैव एनी रिलीजन इन इंडिया। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। आप सिख हो सकते हो, आप बुद्धिस्ट हो सकते हो, आप क्रिश्चियन हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, हिंदू हो सकते हो, बट स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। दे हैव टू प्रोटेक्ट ऑल कम्युनिटीज, ऑल सोसाइटी और रिलीजन, बट दे हैव चूजन बिकॉज इसमें कोई माइनॉरिटी था, तो ये माइनर रिचुअल्स था। इट इज नॉट ए मेजर रिचुअल्स की ये करना ही है, जिसके कारण ये जजमेंट, आई डोंट थिंक इट वाज ए बेस्ट जजमेंट फॉर द स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज डिमेरिट्स तो सभी है, एंड वी हैव टू फाइंड अ अल्टरनेटिव वे हाउ वी कैन डू द थिंग्स इन अ बेटर वे। क्योंकि हमें ये जो 83 का मैटर था और फिर 2004 में भी इसमें चीज हुआ, तो ये सबके लिए एक देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है कि ये इससे बेटर हो सकता था, एंड बेटर नहीं हुआ क्योंकि इसमें एज आई टोल्ड सिंबॉलिक में ज़्यादा फोकस किया गया, नॉट एंड ऑल्सो द प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा लिया गया। तो प्रिवेंटिव मेजर्स का इतना ज़रूरत था नहीं, बिकॉज ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं था कि ये होने से वहाँ पे कुछ प्रोवोक हो सकता है, बाय एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स हो सकती है। बट इट वाज सम डिसीजन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, एंड आई डोंट थिंक आज के टाइम में ऐसा अगर होता तो ये होता कि रिलीजियस फ्रीडम एंड सोसाइटल ऑर्डर आर बोथ डिफरेंट थिंग। बिकॉज आज के टाइम में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट एट द सेम टाइम देखा जाए तो किसी रिलीजन का जो रिचुअल्स है उसमें जुडिशरी एंटर नहीं कर सकते हैं, because judiciary is not a creator of that religion, customs and tradition, because customs and traditions are static, they are not dynamic, right? जो सदियों पहले बना दिए गए। Exactly. हम जो सुबह उठ के आप सूर्य प्रणाम करते हैं, कल को जुडिशरी ऑर्डर आ जाएगा आप सूर्य प्रणाम मत करो विदाउट एनी रीजन, तो फिर अपील होगा हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील होगा, तो थिंग विल बी कंफ्यूजिंग। तो वो होना नहीं चाहिए, जुडिशरी पे फेट होना चाहिए। एंड फ्यू थिंग्स ये भी है कि जुडिशरी के सामने जैसे रखा जाएगा, परोसा जाएगा, आप वैसे उसको देखोगे। तो मे बी जो वहाँ के ऑर्डर्स थे, डिस्ट्रिक्ट जो डीसी थे, पुलिस प्रशासन थे, उन्होंने किस बेसिस में इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, दे कुड हैव थिंक अबाउट समथिंग एल्स। आज के टाइम में भी बहुत सारे जगह में बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स पीसफुली हो रहे हैं। जैसे एक बार दुर्गा पूजा में सेम डे जो दुर्गा पूजा का भाषण था, माँ दुर्गा का विसर्जन होने वाला था, उसी दिन मोहर्रम भी था। तो ऐसा बात हुआ कि कौन सा इवेंट पहला होगा, कौन सा इवेंट बाद में होगा, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा और अल्टीमेटली दोनों का रूल्स बदल दिए गए थे, एक नॉर्थ से जाए, एक साउथ से जाए। सो दिस आर कॉल्ड स्मार्ट वर्क, तो प्रिवेंटिव मेजर्स उसे बोलते हैं। लेकिन अभी वैसे देखा जाए सोशल मीडिया अभी इस टाइम पे काफी एक्टिव है। 1960, 1970 या 1980 इतना एक्टिव नहीं था, तो वो भी एक चीज फैक्टर इन हुआ होगा इसमें। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि सोशल मीडिया हाउ मच इज एक्टिव। अभी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2010 से आप बोलोगे सोशल मीडिया इज लिटिल बिट एक्टिव व्हेन द ट्विटर हैड केम, व्हिच इज नाउ एक्स, and also Facebook, other social media, YouTube videos, and people are getting more and more. अभी YouTubers आ गए, influencers आ गए, लोगों की सोच बदल रही है। Media have also evolved in the recent times. उस टाइम मीडिया भी था नहीं, उस टाइम अपना दूरदर्शन था, और 2004 वाला जजमेंट में भी मीडिया is also coming out with few news channels, but because of the YouTube influencer, social media, X and many other things, तो थिंग्स आर कमिंग आउट इन अ बेटर वे, बेटर पोजीशन, क्योंकि लोग अपना व्यूज शेयर कर पा रहे हैं। नाउ इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर देयर। अभी तांडव के नाम पर भी एक वेब सीरीज बना था, तो उसमें भी किसी ने केस कर दिया,
और सीरीज बंद हो गया। सैफ अली खान उसमें वन ऑफ द एक्टर था। तांडव एक नेटफ्लिक्स या आई फॉरगॉट द अमेज़न प्राइम कौन सा एक प्लेटफॉर्म में आया था तांडव, उसमें भी त्रिशूल और भगवान। केस क्यों किया? बिकॉज उससे किसी ने बोला कि ये हम लोग का आइडल्स का ऊपर एनी काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट, दैट विल बी अ बेटर वर्ड, डिसरेस्पेक्ट किया गया, दिखाने की कोशिश की गई। बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, पद्मावती को पद्मावत बनाया गया। तो थिंग्स होते हैं, इमोशनली पीपल आर कनेक्टेड। और स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए अपने धर्म का ऊपर, कोई भी धर्म हो। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर रिलीजन, योर कम्युनिटी, योर लैंग्वेज, योर फादर मदर पेरेंट्स। बिकॉज द थिंग इज दैट आप जो हो उसको सही तरीके से दिखाओ। इट शुड नॉट बी इन थर्ड पार्टीज व्यू। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोगों के बीच में विश्वास कम होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? बिकॉज ऑफ टू मच प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कोई भी रायट होने वाला है तो रोकना है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, जुलूस निकला है तो उसको रोकना है। इसलिए हर जगह आप जुलूस नहीं कर सकते हो। देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट दैट डजंट मीन यू कैन गो एंड स्पीच एनीथिंग एनीवेयर। देयर राइट टू प्राइवेसी, बट राइट टू प्राइवेसी शुड आल्सो बी प्रिवेंटेड अंडर सर्टेन कंडीशन। आप नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर सकते हो इन द नेम ऑफ राइट टू प्राइवेसी। आप कोई होटल में जाओगे, यहाँ पे लिखा होता है राइट टू एडमिशन रिजर्व, यानी कोई भी पुलिस वहां पे छापा तापा नहीं मार सकता जब तक कमिश्नर या किसी से सर्च वारंट ना हो। आपके घर में कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है जब वो सर्टेन सेक्शंस एविडेंस ना हो। पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। थिंग्स आर मेनी थिंग्स आर देयर, लोगों को पता नहीं है। एंड नाउ लॉ इज कमिंग वेरी स्ट्रांगली बिकॉज फेक एनकाउंटर केसेस हो रहे हैं, लॉट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। एक औरत को आफ्टर सनसेट नो पुलिस कैन अरेस्ट। A woman cannot be arrested after sunset and before sunrise. But condition applies on everything. जैसे अगर seasoned terrorist, if she come from Pakistan or any other country, and यहाँ पे कोई bomb blast करने वाली है, police have got certain evidence, crime branch have got certain evidence, they can arrest her, and they have to immediately inform to their superiors that हम अभी अरेस्ट कर रहे हैं, उनका पास ये असला मिला है, ये मिला है, रात को 11:55। They have to inform their superior and they have to produce within 24 hours before a magistrate, before a judicial magistrate. चलिए बात करते हैं, जैसे हमने आनंद तांडव केस के बारे में बताया, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये मान सकते हैं कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो उसमें ऐसा हुआ था कि स्ट्रीट पे मतलब अलग अलग, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में था या फिर किसी ऑल ओवर इंडिया होने लग गया था? ये देखिए, ये जो केस था बेसिकली तो ये आपको पता ही है, ये वेस्ट बंगाल का केस। आनंद तांडव केस के अलावा और कौन सा केस आपको इंटरेस्टिंग लगा? देखिए, आनंद तांडव केस में क्या हुआ, इस केस में जैसे मैंने आपको बोला कि इसका मेन पॉइंट था पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न लिया गया, बट उन्होंने अवॉइड किया। What they have avoided the minority practices of that religion, that is Hinduism. Hinduism का जो practice था 1965 से तांडव कर रहे थे, उसको रोका गया without any threat and precautionary measure अच्छे से नहीं लिया, and it was really unfortunate. ऐसा होना नहीं चाहिए था। कोई ऐसा केस और इंटरेस्टिंग केस आपने देखा और रीड आउट किया? हाँ, आपका शिरूर मठ का जो केस है, शिरूर मठ केस, तो शिरूर मठ केस का भी सिमिलरली है कि वहाँ का जो है गवर्नमेंट का, उन्होंने एक हिंदू जो टेम्पल्स है एंड चैरिटेबल एनवायरनमेंट एक्ट के अनुसार तमिलनाडु में जितने भी हिंदू में टेम्पल्स हैं उसमें वो लोग दखल अंदाजी करना चाह रहे थे। दैट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड। क्योंकि ये रीजन में क्या हुआ कि मंदिर का जो भी एक्टिविटीज होगा, ये मंदिर का एक्टिविटीज है, इसमें स्टेट को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार था नहीं, बट दे हैव इंटरफेयर्ड द मैटर।
that is also one of the important case in the history of Supreme Court, you can say, as a landmark judgment. उसमें क्या हुआ, मतलब अगर हम नॉर्मल समझाएं लोगों को, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो वहां के जो मंदिर थे उनमें कुछ दखल अंदाजी करने की कोशिश की, तो फिर जो वहां के जो मठ थे उन्होंने केस फाइल किया अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि ये केस वन ऑफ द जजमेंट जो है तमिलनाडु के लिए लैंडमार्क जजमेंट है। क्योंकि इस केस में देखा गया है कि बेसिकली स्टेट हैव्स नो पावर टू इंटरफियर इन द रिचुअल्स इन द मैटर्स ऑफ द टेम्पल। और टेम्पल का जो काम है दैट इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल रिचुअल्स है, जो कम्प्लीटली टेम्पल के अथॉरिटीज का अंदर है। एंडाउमेंट जो हुआ टेम्पल्स का, उसके ऊपर उन्होंने घुसने की कोशिश की है। उसका भाई कमिश्नर बना दिया गया है, कमिश्नर इंटरफेयर कर रहा है, एंड दैट इज अ रियली ट्रबल कॉलिंग। तो इसमें जो फेवर आया टेम्पल की जजमेंट आया टेम्पल के फेवर में आया, तो इसमें फिर जजमेंट क्या रही? जजमेंट ये रही कि इसमें स्टेट को बोला गया कि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजन मैटर, मेनली बिकॉज रिलीजन मैटर का ये है कि डिफाइंड कैनॉट बी डिफाइंड बाय स्टेट। रिलीजन का कंप्लीट बेसिस है स्टेटिक एंड इट्स ट्रेडिशनल, तो उसके ऊपर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। वी कैन से कि जहाँ एम्पावरमेंट ऑफ रिलीजियस जो कम्युनिटीज थे उनका ऊपर ही बेसिकली बात था अगेंस्ट द स्टेट कंट्रोल। इसमें स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकता है। दैट इज द वेरी गुड थिंग about this case. And moreover, the intentionally is that institution to define essentiality. उसमें essential क्या है? Essential का ऊपर मिलनी बात हुआ था, and essential का ऊपर ये भी sliding था कि individual का जो right है it should not be curtailed. So these are the two important things we can learn from this case. And उसके बाद भी अगर आप देखे जाए in recent time we have come across Sabrimala case. सबरीमाला केस काफी फेमस हुआ था. It is of Kerala. The temple is based in Kerala, Sabrimala case. Now the Sabrimala case is always in news. You can have seen lots of news debates on Sabrimala case. Sabrimala case में क्या हुआ कि basically ये फोकस किया गया था कि सबरीमाला में वुमेन घुस नहीं सकते हैं from the age group from 10 to 50. Because the fact was that because एक इंडियन यंग एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला ये केस फाइल हुआ था 2018 में इनिशियल लेवल में। एंड मोर ओवर, और जिसमें मेन पॉइंट था, उनका मेन मानना था इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 17 एंड 25 टू सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज रिलीजन का ऊपर था, तो दैट इज वाई आर्टिकल 25 भी इसमें इंक्लूडेड किया गया। और उनका मानना था डिवोशन, faith, it should not be gender bias. If a boy can do, why not a woman? But the fact of the matter was that puberty के बाद जो women have got the menstruation problem होते हैं and they have to go through it, and for that reason they have considered a age group from 10 to 50 जिसके बीच में she should not enter the temple. 10 to 50. 10 to 50, irrespective of any woman. But obviously, she should be a Hindu to enter the temple. But 10 to 50 as standard age group, उनको माना गया कि इस age group के अंदर वो घुस नहीं सकते हैं. And moreover, initially the personal faith and to the surrender to the God का ऊपर था, how we are going to do it, and most individual centered था, because as I said earlier, state should not enter in individual practice of God. State cannot dictate us what to do, what not to do in the terms of religion. हाँ, law abiding हो सकते हैं, कहीं पे आप 144 लगा सकते हो for certain time कि यहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हो। मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है for some security reason, वहाँ पे कुछ बम मिला है, any kind of riot हो सकता है। But why in the terms of religion? Because faith है, अपना है, इट इज अ पर्सनल लॉ भी है इंडिया में, एंड राइट टू एज ए यहाँ पे ये भी हो गया आर्टिकल 5 हमने बोल ही दिया है, तो सेक्शंस वायलेट्स हुए हैं। एंड फॉर दिस पीपल आर कमिंग स्ट्रॉन्ग, द जजमेंट एलिवेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल
रोल प्ले, बिकॉज रोल प्ले बहुत जरूरी है क्योंकि इस बेसिस में रोल प्ले हो रहा है. एंड मोर ओवर मॉरलिटी एंड सबऑर्डिनेट रिलीजन डिसिप्लिन, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. बिकॉज लोगों के बीच में भी एक फेट था कि सबरीमाला का जजमेंट क्या होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो फिलोसॉफिकल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज एक स्टैटिक वे से कितने सालों से हो रहा है और इसमें अभी कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है. एंड कोर्ट शुड ऑल्सो नॉट बी कमिंग विद ए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन which makes the community as a whole happy, as well as they also don't to be a gender bias, and also a message for the people to come. Because as Justice Malhotra descended emphasizes that fate cannot be tested by constitutional rationality alone, because constitution cannot judge a fate. तो मतलब आप थोड़ा सा प्लेन लैंग्वेज में ये बताइए कि इसका फिर जजमेंट अभी आया है या नहीं आया? वार्निंग अगेंस्ट द कोर्ट है इसमें, बिकमिंग द आर्बिट्रेटर ऑफ बिलीफ. इसमें मेन जवाब क्या मैं बोल दूंगा, इससे लैंडमार्क जजमेंट है. एडवांसिंग द जेंडर जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है. मॉरलिटी, इट रिमेन्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉर इट्स डीप इंटर द रिलीजियस डिसिप्लिन एंड डिवोशनल ऑटोनॉमी का ऊपर है कंप्लीटली, क्योंकि इसमें एक एज दे दिया है. क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब ये केस आया मोस्ट ऑफ द जजेस वेर सीकिंग द एडवाइसेस ऑफ द डिफरेंट बॉडीज क्या किया जाए. तो उसमें अभी एक ही रूल है कि 10 to 50 के बीच में एनी वुमेन कैन नॉट एंटर. आफ्टर दैट इवन शी हैव द मेंस्ट्रुएशन पीरियड आल्सो शी कैन एंटर, बट नोबडी इज गोइंग टू जज देम. देयर इज नो पैरामीटर्स टू चेक द मेंस्ट्रुएशन of any woman, and it is not right to check anybody's privacy. So all are allowed. Only thing, a certain age group cannot enter of a certain gender. तो उसके ऊपर ही एक लॉ बना है. And if you go and search in the Sabrimala case, you'll come to know much in details. तो रिलीजन का ऊपर मेरा कहने का तात्पर्य यह है, as I mentioned few cases, these 3 cases along with the cases I mentioned about the Durga Puja and some other matters, जिसमें ये देखा गया कि Constitution have given the power to the state to maintain the law and order, not to interfere in anybody's religion, custom, rituals. उनका जो faith है, ये करना है, ये नहीं करना है. अगर पुलिस प्रशासन आज एक पंडित का काम भी करेगा, एक मौलवी का काम भी करेगा, तो वो काम वो कौन करेंगे? राइट. आप कर्मा में बिलीव करते हैं? आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा. धर्मा तो है, क्योंकि धर्म है तो कर्म है. हम कर्म किस लिए कर रहे हैं? अपना एक धर्म का जो हमारे बाबूजी है, दादाजी है, परदादाजी है, उन्होंने कुछ काम करके गए हैं. तो वी हैव टू बी फॉलोइंग द कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट. तो गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस में हम लोग बोलते हैं जो जैसे चल रहा है उसको आगे बढ़ाते जाओ. Similarly, in our life, if you are getting some kind of positive things, we have to follow that positive things the best way we can. Because positivity से आपको ये होता है कि जो आपके दादाजी के सपने थे, पिताजी के सपने थे, कुछ सपने, सब सपने तो पूरे होते नहीं है. वो सपना ही किया जो पूरा हो जाए, किसी ने कहा है. पर वो सपना अगर पूरा करना है, हर सपना पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे सपने पूरे होते हैं. तो अब धर्म में रहोगे और कर्म करोगे तो आपको फल मिलना ही है. जैसे आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी तो आते होंगे ना, जिसके अंदर आपको लगता है कि जो पर्सन लेके आया है उसी ने ही ये क्राइम किया है, अक्यूज्ड है, वो कैसे हैंडल करते हो आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास. मोस्टली आप जो बोल रहे हो क्रिमिनल केसेस में होते हैं. सिविल में तो चलो दोनों पार्टी में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तुझे ये मिला, मुझे ये मिला. When you are talking about criminal cases, anybody, if a person have done murder and comes to me, he tells everything to me, still I have to consider him innocent. Why? कोई सिचुएशन में हो सकता है, सेल्फ डिफेंस में हो सकता है, किसी ने आपको गोली मारा, आपको नहीं लगा, आपका हाथ में चाकू था, आपने मार दिया, वो मर गया, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है. बट व्हाट इज द प्राइमा फेसी? आज के टाइम में ए पर्सन इज इनोसेंट
until and unless he is proven guilty and has been given a judgment by a competent court within his jurisdiction. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर कोई बंदे का ऊपर वो बंदा खुद बोलता है कोर्ट में कि मैंने खून किया है, तब भी कोर्ट उसको बोलता है आप किसी प्रेशर में तो नहीं हो, जस्ट खुद पूछता है आपको ऊपर कोई दबाव तो नहीं हो, आप होशो हवास में ये स्टेटमेंट दे रहे हो. दैट इज द थिंग. अगर कोई बंदा अगर मुझे एज ए वकील को बोलता है कि मैंने खून किया है, and if I am his or her defense lawyer, so it is not my duty to prove him guilty. It is the duty of the prosecution. जो सरकारी पक्ष के वकील है वो कोर्ट में चार्जशीट, गवाह, हब सब चीज कोर्ट के सामने रखेंगे, and it is the court duty to make him punish on the basis of the evidence. ऐसा बोलते हैं ना कि डॉक्टर और एडवोकेट से कुछ चीज छुपानी नहीं चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसा भी होता होगा ना कि आपको पता है कि हाँ इसने क्राइम किया है, लेकिन आपका जो कर्मा है वो है उसको बचाना, राइट? यस. लेकिन आपको अंदर से ये फील नहीं होता होगा कि मैं गलत आदमी का साथ दे रहा हूँ? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला है, एज पर लॉ ए पर्सन इज इनोसेंट until and unless he is proven guilty, and उसके ऊपर किसी ने जजमेंट, किसी जज ने मजिस्ट्रेट ने जजमेंट दिया है कि he is found guilty beyond reasonable doubt, और उसको पनिश किया गया है, तो उसके बाद हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है. पहली बात. दूसरी बात है, जब तक उसके खिलाफ अगर कुछ सबूत ना मिले, कोर्ट उसको रिहा भी कर देती है, क्योंकि हम लोग के कानून में एक कहावत है, भले 100 गुनहगार बच जाए पर एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलना चाहिए. उसने मुझे बोला है सिचुएशन ऑन गुड फेथ एंड ट्रस्ट, बट आई एम नॉट लाइबल टू डिस्क्लोज द थिंग टू द कोर्ट. इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू मेक द थिंग्स बिफोर द कोर्ट. अगर प्रोसिक्यूशन ने ऐसा केस प्रेजेंट किया है, उसको गिल्टी प्रूफ कर देते हैं, तो ही विल बी पनिश्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. थर्ड थिंग ये है मेरे लिए. तीसरा बात में अगर देखा जाए तो मेरे लिए है कि इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन मी. एक बंदे का केस मैं लूं या ना लूं, नोबडी इज फोर्सिंग मी. बट थिंग इज दैट राम जेठमलानी सर ने बोला था, इफ यू पे मी वेल आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए ट्यूबवेल ऑल्सो, हैंडपंप ऑल्सो. इफ यू पे मी वेल आई विल गोइंग टू स्टैंड बिफोर ए हैंडपंप एंड आई एम गोइंग टू स्पीक एज वेल. मुझे कोई शर्म नहीं है किसी को बचाने के लिए. बट द थिंग इज दैट आई एम नॉट अ डेविल्स एडवोकेट. अगर एक 4 साल के बच्ची को किसी ने गैंग रेप किया है, मेरा कॉन्साइंस नहीं मानता है, आई शुड प्रोटेक्ट दैट एक्यूज. वो मेरा इंडिविजुअल चॉइस है. जैसे अगर दामिनी रेप केस जैसा मैटर अगर मेरे पास आता तो मैं साइड ना भी लेता. दैट्स अ डिफरेंट परसेप्शन. The thing is that it depends upon the advocate to advocate. वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है. पर अच्छा वकील वही है जो कोई भी केस आए तो ले, जिसमें उसको लगे केस में मेरिट है जीतने के लिए. अगर 1% भी चांस है, एक कतरा ही काफी है एक जंगल के लिए. नादा है वो जो सोलो को हवा दे रहा है. The thing is that एक कतरा भी काफी होती है एक जंगल को चलाने के लिए. दैट मींस ऐसा नहीं, अगर आपको पास 1 पॉइंट भी है, 1% भी चांस से आपको केस जीत सकते हो, यू शुड गिव योर 100% टू मेक द केस विन. इट्स आल्सो अबाउट द प्रोसिक्यूशन कि उसको प्रूवन. मैं अगर मानता हूँ किसने अगर एक्सीडेंटली किसी का खून कर दिया और मेरे पास आता है मुझे बचाओ, माई ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन. अगर प्रोसिक्यूशन फेल होता है उसको गिल्टी प्रूफ करने में, इट इज द फॉल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, नॉट माइंड फॉल्ट. राइट. वो प्रूफ करेंगे इसने गुनाह किया है. एंड द पॉइंट ऑफ 5वां चीज मैं बोल रहा हूं कि लॉ में ये भी है, आज के टाइम में बर्डन ऑफ प्रूफ. मैं अगर मेरे पास कोई बंदा आता है वो बोलता है मैंने किसी का खून किया, उसको कोर्ट में जाके ये प्रूफ नहीं करना है कि मैंने खून नहीं किया. इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन. सरकारी पक्ष का दायित्व बनता है प्रूफ करना कि ये बंदे ने खून किया. अगर बंदा ये प्रूफ कर देता उस समय में था ही नहीं, वो मुंबई में था, एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है,
आई विटनेसेस है तो बच जाएगा। आपने जेंडर इक्वलिटी पे बात की जी। मैं देखा आपने बुक भी लिख रखी है, जैसे अभी ये बुक मेरे सामने है ओनली फॉर मेन। तो मैं ऐसे बुक देख रहा था, इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब आम लोगों को जानने चाहिए। जैसे अभी मैंने ओपन किया है, हाउ अ मैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट हिम बाय अ वुमन। बिल्कुल। कैसे पॉसिबल है ये? मतलब एक अपना मतलब कोई बंदा है, कोई पर्सन है, लोगों पे मतलब जैसे झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं, बिल्कुल। तो कैसे बचाए अपने आप? देखिए डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। अगर उसकी बीवी उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा आरोप लगाती है तब तो उसके पास एविडेंस होना चाहिए। पहले क्या था इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग द अर्ली 90s एंड लेट 80s, 87, 85, 90s में दहेज का प्रथा बहुत जोरों शोरों से था। नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, पूरा इंडिया में ही, पैन इंडिया में था। तो उसीलिए एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट को बहुत मजबूत तरीके से बनाया गया था ताकि हस्बैंड से वाइफ को प्रोटेक्शन मिल सके और वाइफ की एक कंप्लेन से एंटायर फैमिली को अरेस्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली हस्बैंड, ओनली फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, घर का नौकर रामू को भी आप अरेस्ट करा सकते थे अगर आप बोलते हो अपने एफआईआर में। पर उसके बाद देखा गया इट हैज बिकम ए टूल फॉर सम वुमेन। अगर 100% वुमेन है उसमें से 20-30% वुमेन इज ए टूल यूज करते थे अपने हस्बैंड से कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, प्रॉपर्टी में शेयर लेने के लिए। ठीक है, तो अभी तो रिसेंटली केस देखा हूँ, लास्ट वीक मैंने लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। द लेडी वाज आस्किंग द ईच एंड एवरी ट्री इन हर फार्म हाउस। उसका पूरा चाय मीन्स जो यहाँ पे तो चाय का बागान है नहीं, यहाँ पे तो आम का पेड़ है, जो भी है तो सारा चाहिए उसको। शी इज ऑल्सो काउंटिंग द ट्रीज। अगर प्रॉपर्टी डिवाइड होगा जिस साइड में ट्रीज है वो भी उनको चाहिए। तो डिपेंड्स टू डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है, एक टूल हो गया था। दैट्स द रीजन इन लास्ट फ्यू इयर्स बैक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ कमिटी बनाने के लिए सिफारिश की कि कमिटी रिपोर्ट देगी, उसके बेसिस में ही अरेस्ट वगैरह या जो भी फ्यूचर प्रोसीडिंग्स होंगे। एंड दैट इज द रीजन आज के टाइम में इन हस्बैंड वाइफ केस फेक डोमेस्टिक वायलेंस केसेस बहुत कम हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं तो उसमें तुरंत हस्बैंड या उसका फैमिली को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है until and unless there have been a report by a neutral party to the competent court under that jurisdiction का अंदर जो competent court में उसमें रिपोर्ट होता है। ये हो गया पहला बात है regarding the wife to the husband। Secondly बात है any XYZ woman can, any ABC men can live together in a hotel and they could have some photos, some videos, and after that if she is doing some kind of blackmailing, still the man अगर बंदा चाहे तो पुलिस के पास जाके हेल्प ले सकता है, because now there are lots of scam groups, lots of fraud groups हो रहे हैं कि बहुत सारे जैसे लड़कियां हैं वो कुछ फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह बना के ब्लैकमेल करती हैं। तो उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में he have to go to police and have to take the help of police, because police is the only authority where you can get relief। लेकिन मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि जो लॉ है वो वुमेन्स के फेवर में है। yes। क्योंकि अगर कोई लड़की जाएगी तो उसकी ज्यादा सुनी जाएगी। एग्जैक्टली, ये सही है आपने, बिकॉज इंडिया इज ए जेंडर बायस कंट्री। इंडिया इज नॉट ए जेंडर न्यूट्रल कंट्री लाइक जर्मनी, लाइक स्वीडन। वो सब कंट्री में अब मर्द के ऊपर आपने जैसे इस बुक में क्या मतलब इसकी थीम क्या है, क्यों लिखी गई आपने? एक्चुअली ये बुक लिखने का मेरा कोई प्लान था नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर आपने न्यूज़ देखी होगी, मैं तो आसाम से बिलोंग करता हूँ। आसाम में केस हुआ था राजा रघुवंशी को, उसकी बीबी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके प्लान करके मेघालय में जाके मार दिया। क्यों उन्होंने इसलिए मेघालय चूज किया क्योंकि मेघालय में सीसीटीवी था नहीं, पहाड़ों में जंगलों में सीसीटीवी कौन लगाता है। और वहां पे अपने दोस्त यारों को बुला दिया, गैंग को बुला के वहां से अपने हस्बैंड को मर्डर प्री प्लान करके, से कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। और बाद में दे हैव मेड ए स्टोरी। पर द गुड थिंग वाज दैट हाउ मेघालय पुलिस हैव मेड द थिंग्स हैपन in the positive way, in the legal way.
जो मर्डर वेपन था that was not found in that area. That was specifically of North India, South India. लेकिन आपको मेघालय में वो वेपन मिलेगा ही नहीं जो शार्प वेपन से हस्बैंड को मारा गया, वो वेपन वहां पे मिलता ही नहीं है। तो यहाँ से लेके गए। एग्जैक्टली। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग था, उसके बाद मैसेज था, तो many things were being investigated at initial level, and after that the case is going on, and I hope if they have right accused, if they will found guilty, they will get punishment. But regarding gender wise जो आपने बोला है, gender wise तो है ही इंडिया। तो वहीं से ही इस बुक की स्टार्टिंग हुई। ये बुक का पहला आइडिया हो रहा। दूसरा आइडिया दिल्ली में आपका ब्लू टैंकी वाला केस जो हुआ था, और साथ ही साथ साउथ का एक बंदा था जिसने अपने वाइफ का एलिमनी केसेस के चलते सुसाइड कर लिया था। तो ऐसे बहुत केसेस हैं। आई मीन बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट में सब ट्रांसफर मैटर्स मिलते रहते हैं। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस दिया है वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी का शेयर चाहिए, एलिमनी चाहिए, लॉट्स ऑफ केसेस। तो वुमेन के ऊपर तो हर कोई लिख रहा है, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट जेंडर बायस कि मैं वुमेन के ऊपर में भी फ्यूचर में केस लिखूं, बुक लिखूंगा, राइट टू वुमेन। पर व्हाई नॉट, कोई जब नहीं लिख रहा है मैन के ऊपर, क्यों ना मैं ही शुरुआत करूं। इफ नॉट एनीबॉडी एल्स, व्हाई नॉट मी। अब मेरा एकदम सिंपल सा लाइफ का फंडा है, इफ नॉट हियर देन वेयर, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, एंड इफ नॉट मी देन हु। सो आई ऑलवेज बिलीव शुरुआत में ही करता हूँ, लेट्स बी द पायोनियर। तो मैंने ये बुक लिखा, बहुत रिसर्च किया है इसमें मैंने पूरा इन डेप्थ स्टडी किया है। मैं उसके साथ नेशनल कमीशन फॉर मेन के साथ भी जुड़ा हूँ। आई एम ऑल्सो फाइंडिंग द केसेस जहाँ पे लोग सुसाइड कर रहे हैं, दे आर नॉट, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हेल्प करती नहीं है, बोलते हैं। अभी मेरा एक केस था आसाम में, डिब्रूगढ़ से ही हूँ, तो दुलियाजान में एक केस था मेरा, मैं क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो वो मेरा पास आया था 2017-18 में। उसका बीबी उसने शादी कर लिया, तो उसके बाद क्या होता था, उसका बीबी शादी के बाद उसको मारती थी। उसके बाद उसका बच्चा भी था। बाद में क्या हुआ, बीबी का किसी का साथ चक्कर था, वो भी आके मारते थे। उसके बाद वो घर वाले के पास जाता था, लड़की के घर वालों के, उसका जो भाई ब्रदर वगैरह था वो भी पीटते थे। उसके बाद पड़ोसी के पास जाता था, पड़ोसी भी उसको पीटता था। उसके बाद वो किसी से हेल्प मांगने जाता था रास्ते में, तो अनाप शनाप बोल देती थी, तो पब्लिक धुलाई वहां भी होता था। 6 दिन तो मार खाता ही था। 7 दिन और संडे को पुलिस स्टेशन पहुंच जाता था जैसे तैसे। तो थाने का पुलिस बोलता था, तेरा ही इंतजार था, अच्छा हुआ तो आ गया, पकड़ो उसको, धो मारो। तो उसका सिचुएशन था, हंगामा का जो राजपाल यादव था ना, जो हर जगह उसको कूटा जाता था, पीटा जाता था, तो वैसा हालत हो गया था। एंड उसको क्या हुआ, एक एक्सीडेंट भी हो गया, उसका पैर में भी फ्रैक्चर हो गया था। बाद में वो केस में लड़ा, एंड लास्ट ईयर वो एक्यूज था, एंड लैक ऑफ एविडेंस उसका वाइफ ने उसके अगेंस्ट एक पिटीशन, मतलब केस कर दिया। बस थाने में जाके एक एफआईआर डाल दिया। केस के लिए गवर्नमेंट वकील तो मिल गया, केस लड़ रहा था, मैं उसके डिफेंस में था। जो उसके विटनेसेस आए, सब विटनेस एक के बाद एक मैंने पूछा, आप उस टाइम में वहां पे थे? नहीं। आपने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। दैट मींस ही और शी इज नॉट ए प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी में था नहीं। वो क्या आपने सुना? अच्छा सुना आपने, हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस इज नॉट फुल एविडेंस। आपने खुद एक जगह पे आपने स्वयं देखा, सुना, आपने देखा, दैट इज काउंटेबल। अगर आपने किसी से सुना, पता है वहां पे ये हुआ है, दैट इज नॉट काउंटेड एज ए कंक्रीट एविडेंस। तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट, एक्विटल हो गया। अभी फाइनली आपने उसको वहां से पिटाई से मुक्त करा दिया। अभी वो अलग से रहता है, अभी ना पिटाई ना धुलाई, बस खुश रह रहा है। संडे को अपने बच्ची से मिलने वो जाता है, दैट इज द थिंग। और सुनने में आया अभी शी इज इन आल्सो इन लिविंग रिलेशन, जो भी है। कुछ ऐसा और इंटरेस्टिंग केस आपके जर्नी में आया? ये तो केस मैंने खुद लड़ा है। दूसरी बात, केसेस ऐसा भी हुआ है, हस्बैंड को वाइफ में डाउट था,
उसने आजकल हैकिंग भी हो रहा है, तो उसको पता चला उसका वाइफ उसके मैसेज पढ़ रही है, तो कैसे पढ़ सकती है? तो उसने साइबर सेल में जाके कंप्लेन किया, तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया जिससे उसका फोन प्रोटेक्टेड हो गया. नाउ मेनी पीपल go for iPhone. Why iPhone? Because iPhone privacy is the most secure privacy. WhatsApp, why you use WhatsApp? WhatsApp का जो encrypted मैसेज है, आपने मुझे मैसेज भेजा, मैं आपको पढ़ पा रहा हूँ, कोई और पढ़ नहीं पाएगा. But in future, I don't know, some laws are coming कि अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो अच्छे से, तो गवर्नमेंट आपका WhatsApp चेक कर सकती है. In future course of time में ये सब होने वाला है. So this is very disturbing for me. क्योंकि प्राइवेट मीन्स प्राइवेसी इज आवर राइट. जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू प्राइवेसी दिया है, अब यूएसए में देखो, प्राइवेसी हो, लोगों का जो अधिकार है, लोग निकल आते हैं. आज डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ पूरा यूएस का पब्लिक निकल आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट. और उसका हर बात तो भगवान का, बाइबल का बात तो है नहीं कि पीपल विल ऑलवेज कम विद अदर ऑप्शंस. द थिंग इज दैट पीपल प्रोटेस्ट द थिंग्स. तो सिमिलरली मैं वही बोल रहा हूँ. और रही बात, और भी केसेस है मेरे जिसका वाइफ ने केस डाला है. तो क्या हुआ था, वो हम लोग के डिब्रूगढ़ का एक मैटर था. वो मैटर मेरा किसी और का था, तो आ नहीं रहे थे. तो वो जो केस किसी और का था, उन्होंने बोला तुम मनीष तुम आ रहे हो तो ये केस देख लो, और मेरा ही कलीग का है. तो बंदा आ रहा है, वाइफ ने सिविल केस फाइल कर दिया, वाइफ आती नहीं है, वकील आता है, और मेरा क्लाइंट भी आ रहा था, और उसको वाइफ को देखने का भी नहीं मिलता है, पर तारीख चल रहा है. तो सिविल केस में वारंट भी इशू होता नहीं है, अगर क्रिमिनल होता तो बात अलग था. तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई. तो उसके बाद ये भी एक मैटर हुआ कि उसने जाके जज को बोला कि अब स्ट्रांगली इस केस को कुछ कीजिए, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल टाइम भी हो रहा है और वाइफ भी नहीं आ रही है. तो उसके लिए केस को जो डिब्रूगढ़ का डिस्ट्रिक्ट में है वो हाई कोर्ट भेज दें, क्योंकि केस कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते हो. ओनली हाई कोर्ट हैव द पावर टू एंड द केस एट द एंड ऑफ द डे. तो आई डोंट नो उसमें भी कुछ उसमें आएगा. रही ब्लैकमेलिंग की केसेस बहुत हो रहे हैं आजकल. आपको कोई डिस्को में जाओ, एक लड़की मिल जाएगी, आपको ले जाएगी, बाद में आपका ऊपर मोलेस्टेशन का केस दे देगी, एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट. एक केस हुआ था, हस्बैंड का इंटर कास्ट मैरिज हुआ था. तो वो आए थे मेरे पास हेल्प मांगने कि उसको डाउट है उसका वाइफ का चक्कर है उसका दोस्त के साथ. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैंने पूछा सिंपली, आपको कैसा लगा, कैसे आपको डाउट हुआ अपने बेस्ट फ्रेंड जो आप मानते हो उसके साथ आपका वाइफ का चक्कर है? तो उसने बोला, मैंने आज सुबह अपनी बीबी को फोन लगाया जो बेंगलोर में है, जो एक सप्ताह पहले बेंगलोर घूमने गई है, ठीक है. उसको फोन लगाया तो बात हुआ. फिर 11 बजे मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया जो यहीं पे है. पर जब मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, मेरी बीबी ने उसका फोन उठाया. तो मेरा दोस्त तो यहाँ है और मेरी बीबी तो बेंगलोर में है, तो मेरा दोस्त फोन कैसे उठा सकता है? मतलब मेरे दोस्त का फोन मेरी बीबी कैसे उठा सकती है? हाँ. फिर मैंने जब अपनी बीबी को फोन किया तो बीबी ने बोला क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा. हाउ इट कैन बी सो कोइंसिडेंटल कि दुनिया में लाखों नंबर्स है, राइट. तो इतना तो कोइंसिडेंटल हो नहीं सकता है. तो मैंने बोला तुम जाके अपने दोस्त के घर में देखो वो घर पे है या बेंगलोर में है. तो वो गया तो देखा, बोले नहीं है. बोले उसका पिताजी से बात हुआ, वो बोले बेंगलोर चला गया, बेंगलोर में है. एक सप्ताह से पहले उसकी बीवी उसी का बेस्ट फ्रेंड के साथ बेंगलोर में है. तो मेरा सर आया तो मैं बोला अभी तो देख ले तुमको क्या करना है, और उसने डिवोर्स फाइल कर दिया. The thing is that these kind of things are happening. You can't find the difference between salt and sugar easily. You can't find the difference between milk and white paint easily. Life is जो दिखता है हर चीज सच नहीं होता है. Don't believe everything you see. You have to judge, you have to practice, you have to believe. And precaution is better than cure. एक बात है,
आपको प्रिकॉशन लेना है। मेरा बुक का लिखने का मेन मकसद क्या है, बहुत लोग आजकल, सॉरी टू से, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, वाइफ के टॉर्चर से भी हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं। एक जमाना और था 80s 90s में, हस्बैंड के कारण बेचारी और औरतों को सुसाइड करना पड़ रहा था, दहेज के लिए, सेकेंड वुमेन के लिए, व्हाटएवर। बट नाउ सिक्के की उल्टा साइड आ गया है, हेड के जगह अभी टेल आ गया है। तो अभी हस्बैंड्स आर डूइंग सुसाइड, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, फॉर द सेफगार्डिंग वुमेन, बट देयर इज नो नेशनल कमीशन फॉर मैन लीगली एंड थ्रू गवर्नमेंट। NCM जो है, इसका मेरे साथ मैं जुड़ा हूं उनके साथ, इट इज एन NGO, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक NCW, नेशनल कमीशन वुमेन, जो एक स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट का एक बॉडी है, हु लुक्स आफ्टर द प्रोटेक्शन। आपका डायल नंबर भी है 1091, ऐसे कुछ नंबर्स भी हैं, आप इश्यूज है वुमेन हेल्पलाइन नंबर, और होना भी चाहिए। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि नहीं होना चाहिए, वुमेन सेफ्टी इज फर्स्ट, because I can see women as my mother, my sister, my wife, my grandmother, my auntie, my relative. But what about men? मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि मर्द के ऊपर रेप हो रहा है और उसको लड़कियां रेप कर रहे हैं और उसको हेल्प चाहिए। But the thing is that at least फेक केसेस जो हो रहे हैं उससे उसको निजात चाहिए। एटलीस्ट फेक मोलेस्टेशन केस नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी है वाइफ, सॉरी टू से, जो हस्बैंड का एलिमनी भी मांगते हैं। अगर हस्बैंड ज्यादा कमा रहा है उसका 50% चाहिए। लॉ ऐसा नहीं है। लॉ का मानना है कि आपको शादी से पहले आपको जितना आपका खर्चा था, शादी के बाद भी आपको जिस तरीके से रखा था, मान लीजिए आपको 50,000 रुपया मंथली देते थे हस्बैंड आपका खर्चे के लिए, आज आपका हस्बैंड का इनकम अगर 5 करोड़ हो गया तो इसका मतलब आपका इनकम 50,000 से 2.5 करोड़ पर मंथ तो नहीं होगा ना, 25 लाख तो नहीं होगा ना। दैट इज द इशू। तो लॉ भी हर चीज जज करती है, व्हाट इज रिक्वायर्ड शुड बी डिलीवर्ड। बट इंडिया में क्या है, आपका एक माइंडसेट है, वुमेन कैन नेवर बी रॉन्ग, जो भी क्या है आदमी ही करेगा। खरबूजा है आदमी, औरत है नाइफ। चक्कू में खरबूजा गिरे, खरबूजा में चक्कू गिरे, काटेगा खरबूजा, एंड दैट इज द मैन, मैन इज द खरबूजा। ये क्रिमिनल एंड सिविल, दिस आर पॉपुलरली नोन केसेस। सिविल में आपको एक्सप्लोर का बहुत अपॉर्चुनिटीज है, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिविल, एंड इसका कोई डेडलाइन नहीं है। एक केसेस आप आज शुरू कर रहे हो, 25-30 साल तक चलती है, डिपेंडिंग अपॉन द पीपल एग्रीमेंट अपॉन द पॉइंट और एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट। क्रिमिनल में आपका एक डेडलाइन होती है। Nowadays I can see lots of cases pending in various courts, whether in district courts, high courts, supreme court। तो आप देख रहे हो बहुत सारा मैटर्स में डिले होता है। But the thing is that only civil and criminal नहीं है, आज के टाइम में बहुत सारा मैटर्स है। बैंकिंग के लिए आपका ट्राइब्यूनल भी है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसमें आपका छोटा मोटा जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, उससे पहले बहुत सारे अलग अलग ऐसे सेक्शंस बना दिए गए हैं। एक्चुअली आज अगर आप एग्रीमेंट करते हो, बहुत सारे एग्रीमेंट में एक आपका आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है। अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी एक आर्बिट्रेटर को दोनों पार्टी के कॉमन कंसेंट के अनुसार आप एक आर्बिट्रेटर को बुला सकते हो, और उससे दोनों पार्टी में मीट करके वो एक रिजनेबल पॉइंट में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अंडर ऑन सर्टेन पैरामीटर्स एंड पॉइंट्स both the parties can come together and settle the matter with amicable settlement। हम बोलते हैं एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए दोनों पार्टी के अंदर। उसके अलावा कॉर्पोरेट के लिए भी एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। अगर आपका एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का क्लॉज नहीं है, आप तब भी अगर दोनों पार्टी कंसेंट करते हैं, दे कैन गो फॉर आर्बिट्रेटर। अगर क्लॉज नहीं है, देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको आर्बिट्रेटर लेना ही है। जैसे अगर कोई आर्बिट्रेटर मिस करता है, जाता ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक जो केस है वो डिफॉल्ट है, उस केस में क्या होता है? तब तो यू हैव टू गो विद द रेगुलर रूट ऑफ लीगल ऑप्शंस यू हैव गॉट। और कोई भी आप केस फाइल करोगे, आज के टाइम में एक चीज बहुत पॉपुलर हो रहा है, दैट इज मीडिएशन। थ्रू मीडिएशन कोर्ट आल्सो वांट्स टू
settle the matter as soon as possible. आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, मेडिएशन का अपॉर्चुनिटीज देते हैं 3 हियरिंग्स मिनिमम। 3 हियरिंग्स का मेडिएशन सेटअप अपॉर्चुनिटीज है। इज नॉट बेस्ड कंप्लीटली फॉर क्रिमिनल बट मेनली फॉर सिविल। मेडिएशन में आप ऐसा नहीं किसी ने खून कर दिया तो मेडिएशन का मेडिएट करा के उसको माफी मिल गया, ऐसा नहीं है। ओनली सिविल केसेस, बिकॉज क्रिमिनल में भी होती है, that is quasi criminal, that is not fully criminal। मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख का चेक दिया और उसने चेक बाउंस कर गया, तो उसने आपका ऊपर एक चेक बाउंस का केस कर दिया, which will be termed as quasi criminal हो गया। तो उसमें बंदा अरेस्ट भी हो सकता है, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है, पुलिस जाके उसको पकड़ के ले भी आ सकती है। that is sometime you can say criminal, because क्रिमिनल का उसका सारा इंग्रेडिएंट्स है, गिल्टी माइंड है, मेंसेरा है, जो भी है। लेकिन अगर वो पैसा दे देता है इन मेडिएशन तब तो सेटल्ड है। पर किसी ने किसी का खून कर दिया, बोलेगा मेडिएशन में मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, नो। बिकॉज क्रिमिनल केसेस के लिए आपको सरकार से वकील मिलता है मोस्टली, जिसका मान लीजिए मेरा किसी रिलेटिव का किसी ने खून कर दिया तो उसके लिए सरकार से वकील मिलता है, पुलिस उसका एफआईआर लेके केस फाइल कर देता है। नहीं तो पुलिस चाहे तो खुद भी एक एफआईआर फाइल कर सकती है सो मोटो एज पर देयर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है एंड स्टेट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट स्टेट। आज हरियाणा में कुछ क्राइम हुआ तो हरियाणा पुलिस विल टेक द एवरीथिंग। आज यूपी में कुछ क्राइम हुआ, यूपी पुलिस विल टेक एवरीथिंग, द कॉग्निजेंस, देयर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आर देयर, they are responsible for everything, they are not responsible for everything, they will take care of everything only in the criminal matter। मान लीजिए आज आपका बिल्डिंग का बाहर किसी का खून हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो पुलिस आएगी, पहले तो पुलिस खुद ही एफआईआर फाइल कर लेगी, एक हुआ है डायरी वगैरह में, और किसी ने अगर एफआईआर दिया उसका रिलेटिव वगैरह वो भी हो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा और उसको पकड़ेंगे जो कल्प्रिट है, और उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन का ऊपर पुलिस चार्जशीट फाइल करेंगे। चार्जशीट फाइल करने के बाद केस चलेगा और जो प्राइम एक्यूज है वो एक्यूज का ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे एंड ही और सी जो भी एक्यूज है ही कैन हैव देयर ओन चॉइस ऑफ एडवोकेट फॉर फाइट फॉर देयर डिफेंस लॉयर। हाँ, तो उससे वो कर सकता है। बट मेडिएशन में ऐसा नहीं है कि खून कर दिया या कुछ भी हीनियस क्राइम कर दिया मेडिएशन से सॉल्व होगा, नो। ओनली इन क्वासी क्रिमिनल और इन मेनली सिविल मैटर्स। सो अगर हम बात करें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सिविल होल्डर डॉक्टर मनीष दास, आप कितने स्पिरिचुअल हैं? एक्चुअली देखिए, मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैंने आपको बता ही रहा था, क्योंकि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कोई प्लान था नहीं। इट वाज इन द ईयर कोरोना के टाइम में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। पहला तो जब कोरोना का बंद हो गया उस टाइम तक मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए थे, बहुत सारा अचीवमेंट्स हो गया था। पर ड्यूरिंग कोरोना टाइम कब घर में थे, 1 महीना 1.5 महीना हमने रामायण महाभारत देखा, कर्मा फॉलो किया, तो ऑब्वियसली भगवान के लिए भक्ति तो जाग गई। और उस टाइम मैंने ऑनलाइन कोर्सेज बहुत किया, मैंने ग्राफोलॉजिस्ट का कोर्स किया, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट का कोर्स किया। ड्यूरिंग दैट टाइम आई स्टार्टेड माय पीएचडी एंड ऑल। तो 2022 में जब मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ उसके बाद उसी टाइम मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने कोई प्लान करके किया नहीं था। Initially started with my achievements and pages are coming one after another. I got many awards, 45 courses भी किया 1 साल में, तो different awards। उसके बाद तो अभी 36 महीने में मैंने 36 बुक भी लिखी है। So achievements and awards are always there. Spiritually I am very much connected with God. कर्म ही धर्म है। अगर आप कर्म करोगे तो आप धर्म में रहोगे, और अगर धर्म में रहोगे तो भगवान आपका साथ देगा। बिकॉज कर्मा आप जैसे करोगे आपको फल भी ऐसे ही मिलेगा। पीपुल यूज्ड टू से लक, बट लक इज ओनली 1%, 99% इज योर हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना ही है। इफ यू आर डिसिप्लिन विथ योर लाइफ, जैसा शनि देवता उसी का साथ देता है जो डिसिप्लिन है, टाइमली सो जाए, टाइमली उठे, टाइमली काम करे, मेहनत करे, उसको शनिदेव फल देता है। रही बात एस्ट्रोलॉजी की, मैंने एस्ट्रोलॉजी में 2022 से शुरुआत की।
2023 में भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, न्यूमरोलॉजी, पास थ्रू एंड मेनी अदर। एंड इन 2024 उसके बाद मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हुए इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड 25 में मुझे अवार्ड मिला नक्षत्र, एंड thankfully this year also in 2026 January again I got the Nakshatra award in Delhi, both awards in Delhi. So now I'm growing in astrology. I'm believing, you can see I can line. हाँ, मैं देखा है ऐसे बहुत सारे आपने ब्रेसलेट पहने, बहुत सारे gemstones पहना हूँ। ऐसा क्यों? With consultation के साथ पहनता हूँ। I never say anybody to ये अच्छा लगा, ये कलर अच्छा लग रहा है तो पहन लो। No, everything is connected spiritually. Main is belief. ऐसा जरूरी नहीं है मैं पहन रहा हूं कि आप भी पहनो। आई एम नॉट अपीलिंग एनीबॉडी टू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, व्हाटएवर, बट इफ यू बिलीव देन ऑल यू फॉलो। नो वन इज प्रेशराइजिंग एनीबॉडी टू डू समथिंग। इवन आई एम नॉट सजेस्टिंग और एडवाइजिंग एनीबॉडी टू फॉलो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, व्हाटएवर, बट इफ यू थिंक, इफ यू गेट सम रिजल्ट्स, देन ओनली यू शुड फॉलो। मुझे रिजल्ट्स मिल रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हैं कि हम कुछ काम करें, कर्म करें तो भगवान भी हमें फल दे। राइट। अगर मैं आज डिब्रूगढ़ में बैठा रहता, दिल्ली ना आता, तो आपके साथ आज मेरा पॉडकास्ट ना हो पाता। तो घर से निकल के आया हूँ, कुछ दूर चलता हूँ, तब जाके कुछ मिलता है। एंड लाइफ इज द ओनली थिंग, इट कैन चेंज एनी टाइम एनीवेयर। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग हमें करना है, और होता ही है। तो ये जो सीवी का जो कंसेप्ट था, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सीवी, तो ये आइडिया आपको कहाँ से और ये कैसे हुआ, और वहां से आप सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचे? एक्चुअली नथिंग वाज प्लान। इनिशियली क्या था कि मेरी मम्मी तो पहले केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, सो शी वाज वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय, और उनके बाद उन्होंने करियर काउंसलिंग शुरू किया था इन 1989। शी इज नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट लेडी करियर काउंसलर। उसके बाद जब मम्मी का बिजनेस मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक बिजनेस खोल दिया जाए। इन 2000 जब मैं स्कूल में था, क्लास 8 में था, तभी मैं मम्मी मिलके हमने बिजनेस शुरू किया। जब बिजनेस शुरुआत हुआ, मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया 2002 में। आई क्लियर माई 10 एग्जाम। देन आई ज्वाइन इन इंश्योरेंस कंपनी एज एन एडवाइजर। वो मेरा पहला जॉब कंपनी में एज एडवाइजर। तो मैं एज एडवाइजर ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं स्टार्टिंग करने लगा 2003 में, एज एन इंश्योरेंस सेलिंग कर रहा था। साथ ही साथ उसके बाद डायरेक्ट सेल एजेंट में बन गया, ICICI, प्रूडेंशियल, लॉम्बार्ड, ये सब कंपनीज। डिब्रूगढ़ एक छोटी जगह था, अभी तो डिब्रूगढ़ सिटी हो गया है। एंड दैट टाइम आई इनिशिएट वर्किंग ऑन हार्ड वर्क। ऐसा नहीं था कि पैसे की कोई कमी थी, पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मम्मी भी बिजनेस कर रही थी, बट अपना अंदर एक जील था कि मुझे खुद से कुछ करना है। आई हैव टू बी ऑन माई ओन। और इसी वजह से मैंने शुरुआत की एट ए वेरी यंग एज। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगा। इनिशियली आई वाज मिस्टर अपर असम, मिस्टर असम 2004, 2005, फिर नॉर्थ ईस्ट रनर्स अप था, फिर CDL बम वगैरह में भी काम किया, असम इस लोकल रीजनल मूवीज, टेलीविजन प्रोग्राम्स। और कोई भी कंपटीशन होता था, लाइक ऐसे कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, मैं पार्टिसिपेट करता था। फॉर मी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से मैंने अपना एक के बाद एक सर्टिफिकेट्स इकट्ठा की। एंड इनिशियली माय बायोडाटा स्टार्टेड with 1 page, then 2 page, then it turned into CV, and it turned into 3 pages. उसके बाद मैं कंपटीशन जाता था, पार्टिसिपेट करता था, सर्टिफिकेट कलेक्ट करता था और CV को अपडेट करता था। At that time there was no Facebook, only Orkut or something था। 2009 में मैंने अपना Facebook अकाउंट पहला खोला। उसके बाद at that time I was doing my MBA from ICFAI Business School, देहरादून, जो एक प्रीवियसली ICFAI यूनिवर्सिटी था। और वहाँ से मैंने ड्यूरिंग MBA भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, प्रोजेक्ट्स किया, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम किया। तो देन आफ्टर आई डिड माय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आफ्टर कंप्लीटिंग माय MBA फ्रॉम दिल्ली में मैं जॉब कर रहा था इन 2010, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला दुबई जाने के लिए। देन आई वेंट टू दुबई, वहाँ पे मैं 1 साल के करीब काम किया। उसके बाद मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ, सो आई वॉज बैक टू असम and I lost him. At that time I had a big low time in my life. तो 2011 के बाद मेरा 1 साल तो मेरा कुछ हुआ नहीं। एंड उस टाइम में फिर मैंने अपना मन को बोला कि नहीं, आई हैव टू डू,
आई कैन गिव इट अप। उसके बाद जॉब फिर ज्वाइन किया, जहाँ मैं दुबई में कहते हाई सैलरी हाई एंड में था, फिर डिब्रूगढ़ में मुझे लो सैलरी से स्टार्ट करना पड़ा। आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन हर बिजनेस इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। उसके बाद मैं LIC में ट्रेनर बना, एयरसेल में कंपनी में जॉब किया था, कोटक महिंद्रा, आई चेंज मैनी कंपनीज। एंड उसके बाद सैलरी इंक्रीमेंट के लिए चेंज किया, इसमें आज मुझे एक सर्टेन सैलरी मिल रहा है। किसी 6 महीना साल भर करने के बाद किसी और कंपनी में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, सो आई मूव टू अनदर कंपनी। साइमल्टेनियसली 2013 से 16 मैंने लॉ किया। इनिशियली लॉ पढ़ने का कोई प्लान था नहीं। मेरा दादाजी का लॉ फर्म था दास एंड कंपनी, जो दादाजी ने 1932 में स्टार्ट किया था। ही वॉज फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ असम, लेट राधिकाराम दास, और 15 साल वो मिनिस्टर थे। एजुकेशन मिनिस्टर थे 5 साल, फाइनेंस मिनिस्टर थे 5 साल इंक्लूडिंग रेवेन्यू, और 5 साल लॉ मिनिस्टर भी थे। और उनका जो लॉ फर्म था, उनके बाद हम लोग का फैमिली में हर कोई वकील बन गया। मेरे ताऊजी भी वकील थे, लेट रोहिणी कुमार दास। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने ही मुझे बोला यू कैन डू लॉ, यू शुड डू लॉ। और उनके कहने पे मैंने 13 से 16 मैंने लॉ किया फ्रॉम डॉक्टर RKB लॉ कॉलेज अंडर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। और उसमें मूड कोर्ट में मैं सेकेंड सेम में सिलेक्ट हुआ कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। मूड कोर्ट इज बेसिकली लास्ट सेम का सब्जेक्ट होता है जो 6 सेम के बच्चे करते हैं। बट व्हेन आई वाज इन सेकेंड सेम, आई वाज बीन सिलेक्टेड बाय द कॉलेज प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल एंड ऑल पीपल टू पार्टिसिपेट इन द कॉलेज। एंड उसी कारण मैंने ज्वाइन भी किया। आई वेंट टू जोरहाट एंड आई गॉट स्टेट पोजीशन। उसके बाद 15,000 रुपीज कैश भी मिला था अवार्ड के हिसाब से। एंड आई गॉट दैट ज़िल। और उसके बाद डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में भी डिबेट कंपटीशन हुआ, वहाँ पे भी मैं जीता। इंटर कॉलेज वीक हुआ व्हेन आई वाज इन फाइनल सेम। तब क्या था, कॉलेज से कोई बंदा गया नहीं इंटर कॉलेज वीक में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग का कॉलेज का वहाँ पे ड्यूज था। तो डायरेक्टर वाज देयर, लेट NC गुहाई सर। उन्होंने बोला मैं तुम्हारा जो कॉलेज का ड्यू है, हम लोग का जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी को देना होता है एक ड्यू, कितने सालों से दिया नहीं है, लगभग 25,000 रुपया है, तो मैं क्लियर कर दूंगा। ओनली वन कंडीशन, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू विन ए प्राइज फॉर मी, एनी पोजीशन एनी प्राइज, बट यू हैव टू गो। तो 25,000 रुपया जो था NC गुहाई सर, लेट NC गुहाई सर ने पे कर दिया डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को, डॉक्टर RKB लॉ कॉलेज का जो ड्यूज था। उसके बाद मैं पहुंच गया कॉलेज में पार्टिसिपेट करने। तो टीम का नाम था संकुच। तो अलग अलग कॉलेजेस से 200-300 टीम आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज वीक से। और हम लोग का कॉलेज से ना कोई टीचर गए, ना कोई प्रोफेसर गए, ना कोई और स्टूडेंट गया, मैं ही गया। आई वॉज द ओनली स्टूडेंट हु रिप्रेजेंटेड द एंटायर कॉलेज इन दैट डिब्रूगढ़ इंटर कॉलेज कंपटीशन। I was the teacher, I was the group leader, I was the student and I participated. उसके बाद क्या था, मैं अपने दोस्त लोग को भी बुला रहा हूँ, आओ पार्टिसिपेट करो, कोई नहीं आया। उसके अलावा वहाँ पे क्विज कंपटीशन हुआ था, तो मिनिमम 2 टीम होना जरूरी है। टीम के लिए 2 मेंबर्स आर मैंडेटरी। मैंने दोस्त लोग को बुलाया, आ जाओ मेरे साथ बैठना, मैं ही अकेले क्विज लड़ लूंगा, तुमको बस मेरे साथ रहना है। बट नोबडी केम। तो मैंने इंसिस्ट किया, वहाँ के जो हेड थे उनको बोला कि लेट्स स्टार्ट इट, गिव मी अ चांस टू स्टार्ट द जर्नी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बोला तो बोला तू अकेला क्या कर लेगा, मिनिमम 2 बंदा तो चाहिए। तो मैंने बोला मुझे दौड़ने का मौका दो, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं फर्स्ट हूँ या लास्ट हूँ। अगर दौड़ूंगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा मैं फर्स्ट हूँ या लास्ट हूँ। कॉम्पिटिशंस, आई लव कॉम्पिटिशंस। तो बोले तू अकेला थोड़ी जीतेगा, तुझसे नहीं हो पाएगा। बोलो मौका तो दो, क्या पता मैं कुछ कर दिखाऊं। तो ऑन माय रिक्वेस्ट, सेवरल रिक्वेस्ट, एट लास्ट ही एग्रीड टू मेक मी पार्टिसिपेट इन दैट क्विज कंपटीशन। क्योंकि मैंने सर को बोला था मैं जाऊंगा तो कुछ तो पोजीशन लेके आऊंगा। एंड आई गेव माय बेस्ट। 88 टीम्स था फर्स्ट राउंड में, आउट ऑफ 88 टीम्स फिर आया सेकेंड राउंड, अराउंड 40 सम टीम्स था, उसमें भी मैं आ गया अकेले। फिर थर्ड आया टॉप 20 टीम्स, उसमें भी मैं आ गया। एंड लास्ट राउंड में टॉप 8 टीम्स था, उसमें भी मैं आ गया एंड आई गॉट 5th पोजीशन। अगर मेरे साथ कोई और बंदा होता सो आई कुड बी द फर्स्ट पोजीशन। तो 13 to 16 तक आपने लॉ किया? 13 to 16 मैंने लॉ किया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट फर्स्ट क्लास
from Dr. RKB Law College under Dibrugarh University. और during that 3 years, I won total 30 competitions. 3 साल में 30 competitions मैंने जीते हैं. 18 representing college, 12 from the college. कॉलेज का 3 साल का डिबेट कंपटीशन का चैंपियन था, एक्सटेम्पोर स्पीच से क्विज, कोई भी कंपटीशन था, आई पार्टिसिपेट एंड आई मेक माय पोजीशन. तो एक जील था अंदर से, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने बोला था इफ यू विन वंस देयर विल बी लॉट्स ऑफ फिंगर्स टू पॉइंट अगेंस्ट यू, दैट इट वाज लक, सो ऑलवेज ट्राई टू विन ट्वाइस. राइट. सो आई ट्राई थ्राइस. कोई भी कंपटीशन हो मैं 3 बार जीतता ही हूँ. आइडर मॉडलिंग हो गया, मिस्टर आसाम, मिस्टर अपर आसाम, नॉर्थ ईस्ट रनर्स अप, क्विज हो 3 साल का कोई चैंपियन था, डिबेट चैंपियन था, एक्सटेम्पोर स्पीच चैंपियन था. एंड आई ऑलवेज थैंक्स माय पेरेंट्स, माय फादर, माय मदर, who never stopped me in trying new things, and also the mentors. क्योंकि मैं इनिशियली I was not sure कि मैं लॉ करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि बचपन से दादाजी का लाइब्रेरी देख रहा था, एकदम किताब से भरे हुए थे, जहां देखो बुक्स ही बुक्स. हमें बचपन से मुझे फोबिया था कि इतना बुक्स कौन पढ़ेगा. राइट. इतना लॉ की जो बुक्स होती हैं वो तो बड़े मोटे होते हैं. हाँ. तो इतने मोटे मोटे लॉ के बुक्स थे. अभी भी जब अभी डिस्पोज भी हो गया होगा, तो मैंने तो अपना लाइब्रेरी खुद से शुरू किया. बट द थिंग इज दैट इट वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि इतना बुक्स पढ़ना है बचपन से. बट व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड, देन आई केम टू नो अपॉन द केस आपको पढ़ना है. यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग. अगर आप क्रिमिनल केस कर रहे हो तो क्रिमिनल के सिलेक्टिव बुक्स से, सेक्शन से रिलेटेड केस स्टडीज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ वहाँ के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो वो सब आपको पढ़ के उसको आपको केस बनाना है, ड्राफ्ट करना है. ड्राफ्ट में आपको एक नया चीज डालना है, अपना इंट्यूशन को सोच के एज पर लॉ में और क्लाइंट के जो स्टेटमेंट्स है उसके बेसिस में आपको एक केस प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना है. चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं. तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी. अगर आपके कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. तब तक बने रहिए हमारे साथ. धन्यवाद. नमस्ते. थैंक यू.